गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से हम कर रहे थे सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में हमने किया उसके संगठन के बारे में, मतदान पत्ती के बारे में, उसकी शक्तियाँ और कार्यों के बारे में, और उसी में हमने वीटो पावर की बात की थी। जो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, विश्व की महान शक्तियां हैं, और उन्होंने अपने पास वीटो पावर ली थी, यानी निषेधाधिकार, मना करने की शक्ति। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, वीटो पावर, निषेधाधिकार के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषयों में परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से लिए जाएंगे, यानी 9 सदस्य किसी भी विषय के पक्ष में जब मत डालेंगे तो वो निर्णय स्वीकार कर लिया जाएगा। सुरक्षा परिषद की बैठक अथवा स्थान को निश्चित करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यवाही चलाने के नियम, सदस्यों की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना आदि, ये जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, इसके अतिरिक्त सभी विषय महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णयों के लिए 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों में 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक मत शामिल होने अनिवार्य हैं। और यदि 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में मतदान करता है तो वह विषय अस्वीकृत माना जाता है। ये जो मना करने का पावर है या जो विपक्ष में मतदान करने की पावर है, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार, वीटो। यानी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हम ये कहते हैं कि 9 सदस्यों के सहमति के मत चाहिए, और उन 9 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी हैं, यानी उनका भी सहमति होनी जरूरी है। और यदि उन 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में मतदान करता है तो वह विषय अस्वीकृत हो जाता है, यानी वो निर्णय नहीं माना जाता। यही व्यवस्था वीटो कहलाती है, अर्थात निषेधाधिकार कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्रदान किया गया यह निषेधाधिकार इस विश्व संस्था के जन्म में बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है। अनेक विद्वानों, राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों ने स्थायी सदस्यों के अधिकार की कड़ी आलोचना की है। हम बात करें एंडी पामर और पर्किंस की, तो उनके मतानुसार किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति जनता का विश्वास इतना अधिक नहीं खोया जितना कि सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकारों के अधिक प्रयोग और दुरुपयोग ने। हम बात करें गुडरिच और हेम्ब्री की। उन्होंने क्या कहा है कि चार्टर की कोई भी धारा इतनी विवादास्पद नहीं है जितनी कि 27वीं धारा। और वेंडनबॉश और होगन ने लिखा है कि सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया के प्रश्न में इतनी गंभीर महत्ता प्राप्त कर ली है कि इस समस्या को और उसके प्रभावों पर सावधानी से ध्यान देना आवश्यक है। ये जो हम कोटेशंस करते हैं, जो कोट करते हैं, जो विद्वान देते हैं, उनको हमने इन्वर्टेड कोमा में लेना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। निषेधाधिकार उचित है अथवा अनुचित, इस प्रश्न पर विवेचन से पहले ये जानना अच्छा होगा कि निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि पर विचार कर लिया जाए। निषेधाधिकार संबंधी उपबंधों का प्रस्ताव सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा सम्मेलन में रखा गया था। और जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का निर्माण किया जा रहा था, उस समय निषेधाधिकार के प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ था। रूजवेल्ट का विचार था कि यदि स्थायी शांति की खोज करनी है तो संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को सफल बनाना है, और यह कार्य महाशक्तियों के पूर्ण सहयोग से ही पूरा हो सकेगा। राष्ट्रपति ने अनुभव कर लिया था कि सोवियत रूस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े राष्ट्र किसी ऐसे संगठन में भाग नहीं ले सकते जिनमें अन्य राष्ट्र केवल बहुमत के आधार पर महाशक्तियों को कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर दें। कहने का तात्पर्य यहाँ पर समझने की बात यह है कि रूस और अमेरिका ऐसा क्या सोच रहा था
वो सोच रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को बराबर से एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कोई छोटा देश है चाहे कोई बड़ा देश है। उन्हें लगा कि यदि सभी देश एक जैसे बराबर हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटे राष्ट्र हैं उनकी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो इकट्ठे होंगे, मतदान कर रहे हैं, तो फिर जो वो कार्य करवाना चाहेंगे तो उसमें रूस और अमेरिका को, यानी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी शामिल होना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि बहुमत के आधार पर जो राष्ट्र हैं वो महाशक्तियों से कोई कार्य करने के लिए उन्हें बाध्य कर दें। अमेरिकन सीनेट भी कभी उस चार्टर की अभिपुष्टि नहीं करती जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी निर्णय को मानने के लिए बाध्य किया जा सके। परंतु निषेधाधिकार का प्रबल समर्थन करते हुए भी अमेरिका इस अधिकार को सीमित रखना चाहता था। वह इस बात के पक्ष में था कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और नए सदस्यों के संघ में प्रवेश पर निषेधाधिकार की व्यवस्था न की जाए। परंतु रूस इससे सहमत नहीं था। यह निषेधाधिकार को असीमित रखना चाहता था। उसे स्वयं राष्ट्र संघ का अप्रिय तथा अपमानजनक अनुभव था, जहां से उसे निष्कासित कर दिया गया था। वह निषेधाधिकार विहीन संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी कीमत पर शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल भी इस विचार से सहमत थे। निषेधाधिकार के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए अमेरिकन विदेश सचिव हल ने कहा था, बिना निषेधाधिकार के हमारी सरकार वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में एक दिन भी नहीं रहेगी। अतः सभी महान शक्तियों के सहयोग के लिए निषेधाधिकार अनिवार्य अर्थात आवश्यक था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में महाशक्तियों के प्रतिनिधियों के द्वारा यह चेतावनी दिए जाने पर कि बड़ी शक्तियां किसी भी ऐसे संगठन में शामिल नहीं होगी जिसमें उनको निषेधाधिकार प्रदान न किया गया है, या तो वह निषेधाधिकार युक्त चार्टर को स्वीकार करेंगी या किसी भी चार्टर को स्वीकार नहीं करेंगी। छोटे राज्यों ने मजबूर होकर निषेधाधिकार युक्त चार्टर को मान लिया, यानी उन्होंने इन महाशक्तियों के निषेधाधिकार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि छोटे देशों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि बिना महाशक्तियों के जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो किसी भी प्रकार से शांति की स्थापना करने के लायक नहीं था। न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि ने कहा था कि पांचों महाशक्तियों ने सैन फ्रांसिस्को में निषेधाधिकार पर जोर दिया, अन्य शक्तियों पर यह जबरदस्ती लादा गया। निषेधाधिकार और चार्टर के विवाद की तुलना ऐसी शादी से की जा सकती है जो बंदूक के जोर से की गई हो। यदि सम्मेलन पर प्रतिनिधियों के मत स्वतंत्रता पूर्वक लिए जाते तो यह निसंदेह ही अस्वीकार कर दिया जाता। तो इस प्रकार निषेधाधिकार का व्यवहार में हम प्रयोग की बात करें, यानी द यूज ऑफ वीटो इन प्रैक्टिस, तो चार्टर के निर्माताओं का विचार था कि महाशक्तियों का युद्धकालीन सहयोग विश्व संस्था के मंच पर भी जारी रहेगा, परंतु शीघ्र ही उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। युद्धकालीन मित्रता शांतिकालीन शत्रुता, विरोध और तनाव में बदल गई और साम्यवादी देशों तथा पश्चिम देशों में शीत युद्ध आरंभ हो गया। महाशक्तियों ने खुलकर निषेधाधिकार का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। एक अध्ययन के अनुसार सन 1975 तक स्थायी सदस्यों के द्वारा इस अधिकार का प्रयोग 139 बार किया गया और सन 1983 तक अकेले रूस के द्वारा इसका प्रयोग 116 बार किया जा चुका था। ऐसा अवसर भी आया जब 24 घंटे के अंदर अंदर निषेधाधिकार का प्रयोग 2 या 3 बार किया गया हो। उदाहरण के लिए सन 1971 में सोवियत संघ ने भारत पाक के युद्ध के समय 24 घंटे में 3 बार भारत के पक्ष में निषेधाधिकार का प्रयोग किया और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निषेधाधिकार के प्रयोग ने सुरक्षा परिषद के कार्यों में बाधा उत्पन्न की और उसे पंगु बना दिया। अमेरिका के निषेधाधिकार के कारण साम्यवादी चीन 22 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य नहीं बन सका और सन 1990 में पनामा पर आक्रमण की सफलता के लिए अमेरिका ने निषेधाधिकार का प्रयोग किया। 1994 में रूस ने उत्तरी कोरिया पर आर्थिक नाकेबंदी लगाए जाने के विरोध में निषेधाधिकार का प्रयोग किया, परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब अमेरिका और रूस में शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो वीटो का प्रयोग न के बराबर किया जा रहा है। सन 1999 में चीन के विरोध के कारण ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाया जा सका। तो इस प्रकार
आपने ये देखा कि निशेषाधिकार क्या होता है और निशेषाधिकार का व्यवहार में प्रयोग किस प्रकार से किया गया। हम आगे चलकर इसमें भी बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि निशेषाधिकार क्या ठीक है या नहीं, यानी निशेषाधिकार के विपक्ष में हम तर्क देंगे कि क्या निशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, और हम बात करेंगे निशेषाधिकार के पक्ष में तर्क की कि क्या निशेषाधिकार होना चाहिए। तो नेक्स्ट अपने अगले चैप्टर में हम निशेषाधिकार के विपक्ष में तर्क और निशेषाधिकार के पक्ष में तर्क की बात करेंगे। धन्यवाद।